नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़ा है और इसने सच कहें तो हजारों अनुभवी शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। मुद्दा है बरसों से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी की अचानक से आई अनिवार्यता का। जरा सोचिए, कोई 20-25 साल से पढ़ा रहा हो और अब उसे कहा जाए कि भाई परीक्षा पास करो वरना नौकरी भी जा सकती है। तो जाहिर है ये चिंता का विषय तो है ही। बहुत से शिक्षक, उनके परिवार सब परेशान हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं, कुछ अखबारों के कतरने हैं, कुछ ज्ञापनों के हिस्से हैं। इनसे पता चलता है कि शिक्षक क्या सोच रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, क्या बातचीत चल रही है सरकार से। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत समझें कि भाई शिक्षकों की असल चिंता क्या है, वो क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग संगठन हैं वो कैसे इस चुनौती से निपट रहे हैं, और सबसे जरूरी ये जो टकराव है, मतलब सालों का अनुभव एक तरफ और ये नई योग्यता की शर्त दूसरी तरफ, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये है क्या पूरा मामला। एक स्रोत हमें बता रहा है कि 1 सितंबर को एक आदेश आया है। इस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वो शिक्षक जो 20-25 साल या शायद उससे भी ज्यादा समय से पढ़ा रहे हैं, उन्हें अगले 2 साल के अंदर अंदर टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। ये अपने आप में एक बड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो बहुत पहले भर्ती हुए थे। तब तो ऐसी कोई शर्त शायद थी ही नहीं। बिल्कुल। और इसी स्रोत में फिर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा जिसे कहते हैं, उनकी शाहजहांपुर इकाई का जिक्र है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन वहां की एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं अपूर्वा सिंह जी, उनको सौंपा है। और उस ज्ञापन में चिंता बिल्कुल साफ है। डर ये है कि अगर 2 साल में ये परीक्षा पास नहीं हुई तो उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। आप सोच सकते हैं इसका असर। स्रोत कह रहा है लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के सामने रोजगार का, जीवन चलाने का संकट खड़ा हो सकता है। तो उनकी मांग बिल्कुल सीधी है कि भाई जो शिक्षक राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें इस नई शर्त से बाहर रखा जाए, उन्हें छूट मिले। हाँ, इसमें 2 बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो यही, जैसा आपने कहा कि ये उन शिक्षकों की बात हो रही है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले हुई थी। तो ये एक लीगल सवाल भी खड़ा करता है और एक नैतिक सवाल भी कि क्या कोई नियम या कानून इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है, खासकर तब जब उसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ रहा हो। और दूसरी बात जो आपने संख्या बताई, लाखों शिक्षक, ये इसे किसी 1-2 व्यक्ति की समस्या नहीं रहने देता। ये एक बहुत व्यापक पॉलिसी लेवल की चिंता बन जाती है, एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। और ये दिखाता है कि कैसे, मतलब कोई व्यवस्था सालों से चल रही है और उसमें जब आप कोई नया स्टैंडर्ड लाते हैं तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। और कभी-कभी अप्रत्याशित भी उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं सालों से। सही कहा आपने। और ये भी दिख रहा है कि शिक्षक सिर्फ चिंता जताकर बैठे नहीं हैं। ये जो यूटा का ज्ञापन सौंपना है, ये दिखाता है कि वो जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर संगठित हो रहे हैं, अपनी बात प्रशासन के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीका है अपनी आवाज उठाने का। हाँ। और लगता है ये आवाज सिर्फ जिले तक ही नहीं रुकी है। एक और स्रोत से पता चल रहा है कि ये मामला लखनऊ तक, मतलब सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है। अच्छा। माननीय एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने इस टेट प्रकरण और कुछ और भी शिक्षकों के मुद्दे थे, उनको लेकर सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। अच्छा। और इस बैठक में स्रोत बताता है अजय सिंह जी और अनिल चंद जी भी थे, शायद ये शिक्षक नेताओं में से हों। तो ये दिखाता है कि मामले को मतलब गंभीरता से लिया जा रहा है ऊपर तक। और इस मुलाकात में एक बहुत खास, एक बड़ी मांग रखी गई। मांग ये थी कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका, मतलब रिव्यू पिटिशन दायर करे। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, रिव्यू पिटिशन की मांग। इसका क्या मतलब समझें? क्या ये इशारा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के ही किसी पुराने फैसले की वजह से ये सब हो रहा है?
देखिए, मुख्यमंत्री स्तर पर और एक सीनियर एमएलसी के स्तर पर इस मुद्दे का उठना, ये अपने आप में इसके राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व को दिखाता है। जाहिर है, इतने सारे लोग जब प्रभावित हो रहे हों तो पॉलिटिकल लेवल पर इसकी गूंज तो होगी ही, और जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन की मांग है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये इशारा करता है कि शायद जो शिक्षक समूह हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो ये मान रहे हैं कि या तो इस अनिवार्यता का जो आधार है वो कानूनी तौर पर शायद कमजोर है, या फिर उसे लागू करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने ही किसी पुराने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध करना चाह रहे हों, जिसके आधार पर ये स्थिति बनी हो। तो ये संघर्ष को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल दायरे से निकालकर एक लीगल लड़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश दिखती है। मतलब वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो मतलब एक तरफ जमीन पर ज्ञापन, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात और कानूनी रास्ते की भी बात। लेकिन बात यही नहीं रुकती, एक और मोर्चा भी खुला हुआ दिख रहा है। एक तीसरा स्रोत है, वो बताता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, इसके प्रतिनिधि भी इस मुद्दे को लेकर राज्य की जो संवैधानिक प्रमुख हैं, यानी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनसे मिले। हाँ, बिल्कुल। और इस मीटिंग को लीड किया अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार जी ने। उन्होंने राज्यपाल महोदया से खास तौर पर फिर वही बात, उन शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता पर बात की जो 2010 से पहले नियुक्त हुए थे, और उनसे अनुरोध किया कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करें और कोई उचित समाधान निकलवाएं। ये जो 2010 से पहले वाली बात है, ये बार बार आ रही है, इसका क्या खास मतलब है? ये 2010 से पूर्व की जो टाइमलाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और अप्रैल 2010 से वो प्रभावी हुआ, लागू हुआ। तो ये जो संगठन है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, ये शायद इसी तर्क को बहुत मजबूती से रख रहा है कि भाई जो शिक्षक इस कानून के लागू होने से पहले ही सर्विस में थे, उन पर इस कानून के तहत जो नई शर्तें आई हैं, जैसे टीईटी, वो लागू नहीं की जानी चाहिए। ये एक तरह से आप कह सकती हैं ग्रैंडफादर क्लॉज का तर्क है, या पूर्व प्रभाव से छूट का तर्क है। ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत भी है कि आमतौर पर कानून आगे के लिए लागू होते हैं, पीछे के लिए नहीं, खासकर जब उससे किसी के अधिकार प्रभावित हो रहे हों। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर शायद ध्यान देना चाहिए। स्रोत बताता है कि इस मुलाकात में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में अपनी पिछली कामयाबियों का भी जिक्र किया राज्यपाल के सामने। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने पहले कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मुद्दा था, या फिर 1 अप्रैल 2005 से पहले जो पद विज्ञापित हुए थे, उन पर चयनित शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा था। इन मुद्दों को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखकर सफलतापूर्वक हल करवाया था। अच्छा, तो ये अपनी पुरानी सक्सेस स्टोरीज क्यों बता रहे हैं इस मीटिंग में? मतलब क्या ये सिर्फ अपनी तारीफ है या इसके पीछे कोई रणनीति है? नहीं, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है मुझे। देखिए, पिछली सफलताओं का हवाला देकर महासंघ एक साथ 2 काम कर रहा है। पहला, वो सत्ता के सामने यानी राज्यपाल के सामने ये दिखा रहा है कि वो एक प्रभावशाली संगठन है, उसकी बात सुनी जाती है, उसके प्रयासों से नतीजे निकलते हैं। और दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, वो अपने जो सदस्य शिक्षक हैं उनमें ये भरोसा जगाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जैसे हमने पहले इतने मुश्किल मुद्दे हल करवाए हैं, वैसे ही हम इस टीईटी वाले मामले को भी जिम्मेदारी से हल करवाने में सक्षम है। आप हम पर भरोसा रखें। ये एक तरह से अपने सदस्यों का मोराल बूस्ट करने का और संगठन की रेलेवेंस साबित करने का तरीका है। ये दिखाता है कि पैरवी यानी एडवोकेसी कैसे काम करती है। इसमें सिर्फ मांग रखना नहीं होता, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना प्रभाव दिखाना भी शामिल होता है। वाह, तो ये तो मतलब काफी मल्टी लेवल प्रयास चल रहा है। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर क्या बन रही है? एक तरफ यूटा जैसी लोकल यूनिट है, वो जमीन पर विरोध कर रही है, ज्ञापन दे रही है। दूसरी तरफ देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधा सीएम से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हल ढूंढ रहे हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट वाला लीगल रास्ता भी सुझा रहे हैं। और फिर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जैसे बड़े संगठन हैं, वो राज्य की मुखिया राज्यपाल तक पहुंच रहे हैं, अपनी पुरानी साख का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक खास तर्क 2010 से पहले वाला, उसके आधार पर समाधान मांग रहे हैं। ये तो वाकई एक
चौतरफा प्रयास लग रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स है, बहुआयामी प्रतिक्रिया है, और ये दिखाता है कि शिक्षक समुदाय इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है और इसे हल करने के लिए हर संभव मंच का, हर संभव तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। और इन सभी अलग अलग कोशिशों के केंद्र में, मूल में वो बुनियादी तनाव है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक तरफ सरकार है या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका प्रयास है कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। उसके लिए सभी शिक्षकों के लिए एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन जैसे टीईटी अनिवार्य हो। उनका तर्क हो सकता है कि भाई समय के साथ पढ़ाने के तरीके बदलते हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, तो सभी टीचर्स को एक मिनिमम स्टैंडर्ड पर खरा उतरना चाहिए, चाहे वो कभी भी नियुक्त हुए हों। दूसरी तरफ उन अनुभवी शिक्षकों का तर्क है जिनकी आवाज़ ये संगठन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने दशकों तक इस सिस्टम में काम किया है, सेवा दी है, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, हमारा मूल्यांकन भी होता रहा है। हमारा जो अनुभव है वही हमारी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब सर्विस के स्टेज पर जब शायद रिटायरमेंट में कुछ ही साल बचे हों, तब एक नई परीक्षा की शर्त लगाना ये न सिर्फ अनुचित है बल्कि शायद थोड़ा अपमानजनक भी महसूस हो सकता है। उनका कहना है कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये नियम था ही नहीं, तो अब इसे हम पर क्यों थोपा जा रहा है। ये वो अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा का एक क्लासिक केस बन गया है। ये तो सचमुच एक बहुत जटिल स्थिति है। अनुभव को कैसे तौले और मानकीकरण की जरूरत को कैसे पूरा करें, खासकर जब बात लाखों लोगों के रोजगार की हो, उनके जीवन की हो। ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों का नहीं है, ये शायद हर उस फील्ड में उठता है जहां समय के साथ क्वालिफिकेशन के पैमाने बदलते हैं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी डिलेमा, एक नीतिगत दुविधा खड़ी करता है। आप क्वालिटी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है शिक्षा में, लेकिन आप उन लोगों के साथ भी न्याय करना चाहते हैं जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के तहत ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई है। क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? क्या अनुभव के वर्षों को कुछ वेटेज दिया जा सकता है? या क्या ऐसे शिक्षकों के लिए अलग तरह के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं बजाय एक हाई स्टेक परीक्षा के? ये वो सवाल हैं जिन पर नीति निर्माताओं को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। तो आज की इस बातचीत में हमने कोशिश की उत्तर प्रदेश में ये जो अनुभवी शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से एक जटिल और संवेदनशील स्थिति पैदा हुई है, उसे समझने की। हमने देखा कि कैसे एक सरकारी आदेश ने उन शिक्षकों के मन में जो दशकों से पढ़ा रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता, एक अनिश्चितता पैदा कर दी है। उनके रोजगार पर एक तलवार सी लटक गई है। हमने ये भी देखा कि शिक्षक चुप नहीं हैं। अलग अलग संगठन हैं, चाहे वो जिला स्तर पर यूटा हो या विधान परिषद के सदस्य हों या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जैसा बड़ा संगठन हो। सभी अपने अपने तरीके से इस चुनौती का सामना करने के लिए कमर कसे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन है, ज्ञापन है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचने की कोशिश है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। टीईटी की अनिवार्यता या शिक्षकों की नौकरी बचाने की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है शिक्षा प्रणाली के बारे में। और अगर हम और बड़ा देखें तो किसी भी सिस्टम में जब बदलाव आते हैं, नए नियम आते हैं, तो उनके असर के बारे में। जब नए मानक लाए जाते हैं तो उन्हें उन लोगों पर कैसे और किस हद तक लागू किया जाना चाहिए जो दशकों से उसी सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। क्या सालों के अनुभव का कोई मूल्य नहीं है, या फिर मानकीकरण ही क्वालिटी का एकमात्र रास्ता है? वर्षों का तजुर्बा एक तरफ और बदलते समय के साथ जो मानकीकरण की जरूरत महसूस होती है वो दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच एक सही, एक न्याय संगत संतुलन, एक बैलेंस कैसे खोजा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आसान नहीं है, और ये सवाल सिर्फ आज के लिए नहीं है। भविष्य में जब भी किसी स्थापित व्यवस्था में सुधार या बदलाव की बात आएगी, तब ये सवाल फिर से हमारे सामने आकर खड़ा होगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।